अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, सवाल ये है कि इस्लामाबाद में क्या वाकई सियासी हवा अपना रुख बदल रही है, क्योंकि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है और एक बार फिर सियासत को अदालत के दरवाजे पर ला खड़ा किया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सज़ा याफ्ता कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की गुंजाइश जेल कवानीन में मौजूद नहीं है, जबकि अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर मुंतकली का रास्ता खोला है। और इसी माहौल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात को महज एक रस्मी राब्ता करार देना भी आसान नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी के बावजूद पसे पर्दा राब्तों का एक नया बाब खुल रहा है? क्या पीपल्स पार्टी अपनी इत्तेहादी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन से फासले कम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर इमरान खान का मामला सियासी मफाहमत का नुक्ता आगाज़ बनता है तो क्या इस्लामाबाद की मौजूदा सियासी सफबंदी भी बदल सकती है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन बात होगी, हुकूमत एक तरफ कह रही है कि टैक्स नेट वसी होगा, मगर सवाल यह है कि इसका बोझ आखिर किस पर पड़ेगा। दूसरी तरफ IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनमें ज़राई इनकम टैक्स के अहदाफ, काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन और टैक्स फाइल्स की तादाद बढ़ाने पर भी गौर किया है। यानी हुकूमत की जो नज़र है अब सिर्फ दुकानों पर नहीं बल्कि ज़मीन और ज़राई आमदन पर भी है। उधर ट्रैफिक चालान की अदम अदायगी को पासपोर्ट इजरा या गाड़ियों की खरीदो फरोख्त जैसी सहूलतों से जोड़ने की तजावीज़ रियासत के डिजिटल इन्फोर्समेंट मॉडल की तरफ इशारा कर रही है। सवाल यह है कि क्या ये टैक्स और कानून की बालादस्ती का जो नया मॉडल है ये आम शहरी की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर रियासती निगरानी का दायरा मुसलसल वसी कर रहा है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, आखिरी हिस्से में आलमी मंजरनामे का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान मैदान जंग गर्म है। इसराइल में नेतन्याहू के लिए भी सूरत हाल आसान नहीं है, क्योंकि अक्टूबर के इंतखाबात से पहले जो मकबूलियत है उसमें कमी और अंदरूनी इख्तलाफात ने उनकी वापसी को गैर यकीनी बना दिया है। सवाल यह है कि क्या इसराइली अवाम मुसलसल जंग की बजाय सियासी और मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं? और अगर ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल फैसला कुन कामयाबी ना दे सका तो क्या वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों को बिलाखिर वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिसे वो तवील अरसे से आखिरी ऑप्शन समझते रहे हैं, यानी सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता? अपने पैनल आए इस पर हम जानेंगे और डिस्कशन के आगाज़ के साथ ही मैं पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियोज़ में बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेती हूँ और सबसे पहले सर हम ज़रा बात करते हैं शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हवाओं का रुख है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। सर, एक तरफ हमने देखा कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने का फ़ैसला आया, ये अदालती फ़ैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश हो रही थी, लेकिन अब हमने ये भी देखा है कि वफाकी हुकूमत ने नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है। सर, क्या होने जा रहा है? बानी PTI अस्पताल जाएंगे या मामला एक बार फिर अदालत में ही उलझता रहेगा? आई थिंक जवेरिया बेसिकली देखें इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, सबसे अहम ज़रूरत ये है मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो लोगों का ट्रस्ट लेवल डेवलप होगा और उसके बाद मुल्क के इसमें आपकी इकॉनमी जो है वो बेहतर रास्तों पर चलेगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि अब इस वक्त आ गया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान मार्केट में इंडिया को जिला दर में शिकस्त दी, फिर हमने इंडिया को आइसोलेट किया, हम एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, फिर आपके सामने प्रेसिडेंट ने फील्ड मार्शल इतनी लाइकिंग डेवलप की, अब हम पीस मेकिंग में हमारा किरदार आपके सामने है, दुनिया में हमारी तारीफ होती है, पाकिस्तान के साथ दफाई वायदे कर रही है। इन एनवायरनमेंट को देखें तो नाउ इज द टाइम कि इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है, और ये बहुत है। आप जब तक इकोनॉमिक तरक्की नहीं करेंगे, आपके फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में ज्यादा नहीं होंगे, और आपके जो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, आपकी इंटरनल सिचुएशन ठीक नहीं होगी, तो आप कभी भी प्रॉपर तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर मुल्क, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, पार्टन मिलिट्री फोर्सेस, ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो हम ये मिसिंग लिंक है। इसकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब अगर ये बात हुई है अदालतों ने भी किया, और ये इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, यू सी द पॉइंट इज ही इज अनवेल, और इतने अरसे के बाद अदालत ने उनको वो भी हॉस्पिटल मूव किया है ताकि मेडिकल एक फैसिलिटी देने के लिए, और प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई, कैनॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, और 7 साल के बाद जब गड्ढे नहीं खड़े हो सकते, पॉलिटिकल वहां पर शोर नहीं हो सकता, कोई अब
मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इन कंडीशन के अंदर आई थिंक ये इसके ऊपर गुडविल जैसे दिखाने की गवर्नमेंट को है, वो कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं थी। मैग्नेमिनिटी कि ये हम इस वक्त हालात है, ठीक है, वहाँ इलाज कराएं, उसके बाद दोबारा देन कम बैक टू द जेल। मेरे ख्याल में इसमें जहाँ पर एक अच्छी जेस्चर दिखाते हैं बजाय इसकी कोर्ट में जाके अपील में चले गए इसके। बिल्कुल सही है। बाबर डोगर साहब, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये र्यूमर्स हैं कि इमरान खान साहब पहले अस्पताल जाएंगे, फिर बनी गाला जाएंगे और फिर नतिया गली जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वहीं जाएंगे जहां से ये आए हैं। अब हमने ये देखा कि जब ये फैसला आया अदालत की तरफ से कि अस्पताल मुंतकिल करना है, तो हुकूमत ने भी अपेरेंटली इसका खैर मकदम किया कि ठीक है, होना चाहिए ऐसा। हमें बिलावल भुट्टो साहब भी ये कहते हुए आज भी नज़र आए कि वो खैर मकदम कर रहे हैं इस फैसले का। फिर ये डर क्या है कि नजरसानी दरख्वास्त भी दायर कर दी है। ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आपकी राय क्या है कि गुडविल जेस्चर दिखाना चाहिए इन्हें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया, बड़ा कम्प्रीहेंसिव फ़ैसला था। और अगर हुकूमत ये समझती है कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट रह गया था जो डिस्कस नहीं हो सका, कोई एक ऐसी चीज़ थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, तो तब तो रिव्यू पिटिशन हो सकती है। ये जितने भी पॉइंट्स जो इन्होंने आज रेज़ किए हैं, जिसमें ये रिव्यू पिटिशन दायर की गई है, उसमें दो बड़े पॉइंट्स ये हैं। पहली बात ये है कि जी ये दायरे कार जो है ये सरकारी हॉस्पिटल्स का है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। और सेकेंडली आईजी प्रिजन जो थे उनसे मुशावरत नहीं की गई, कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। तो ये तो सारे पॉइंट्स कल डिस्कस हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत का भी मौक़िफ़ सुन लिया, PTI का जो वकला थे उनका भी मौक़िफ़ सुन लिया और अपना फैसला दे दिया। और ये कहना कि जी ये सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते थे, जेल मैनुअल जो है उसके मुताबिक, जेल रूल्स के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो हमने तो यहाँ पर देखा है लाहौर हाई कोर्ट के भी फैसले हैं। मियाँ साहब जो थे वो भी शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में वो भी जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते थे, वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। बाकी सारी छोड़े, यहाँ पे तो उनको बाहर जाके पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाने की इजाज़त मिल गई। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। और मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट जो है ये बार बार कह रहे थे कि जी आप प्रोटेस्ट ना करें, आप जो है अदालती तरीक़ाकार जो है इख्तियार करें। उन्होंने अदालती तरीक़ाकार इख्तियार किया, अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से उनकी पिटिशन जो थी रिजेक्ट हुई, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अल-शिफा से जाके, मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कि जहाँ से वो चाहते हैं वहाँ पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं, जहाँ से वो चेकअप करवाना चाहते हैं वो जाके अपना चेकअप करवाएं। क्या अल-शिफा हॉस्पिटल जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, क्या इस्लामाबाद की ज्यूरिडिक्शन में नहीं है? क्या फियर है, क्या खौफ है? इससे शुको शुबात बढ़ते हैं कि जनाब पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट छुपाना चाह रही है। जिस तरह से PTI की तरफ से इल्ज़ाम आ रहे हैं, जो अवाम की तशवीश है, जब गवर्नमेंट इस तरह से रिएक्ट करती है फैसलों पर, तो उससे अवाम के अंदर शकूक बढ़ रहे हैं कि जनाब पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट छुपाना चाह रही है। और यही चाह रही है कि इनको सरकारी अस्पताल में भेजा जाए जहाँ पर उनके ज़ाती मालिक की उन तक एक्सेस ना हो, उनकी फैमिली की एक्सेस ना हो। तो क्या माजरा है? सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला है, गवर्नमेंट को उसको ऑन करना चाहिए। और इससे मेरा ख्याल है जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा, इस तरह से जो मुफाहमत है वो भी पैदा होगी, मुल्क में पोलिटिकल स्टेबलाइजेशन आएगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और कल तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ब्रिगेडियर साहब बताएं, क्या फेयर है हुकूमत को? एक तरफ कह रही है कि हमें कोई डर नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए, और फिर अल-शिफा में अगर शिफ्ट हो गए हैं तो बिल्कुल बाबर डोगर साहब सही कह रहे हैं कि क्या वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, क्या हुकूमत के अंडर वो नहीं आता? क्या ये पॉइंट है कि आप सरकारी अस्पताल में मुंतकिल करें और फिर वही जो एक उनकी दरख्वास्त है कि ज़ाती मौलिज मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट सेट हैं कि ज़ाती मौलिज मिलते रहे हैं, तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं? आई थिंक इसमें कोर्ट का इतना वाइज डिसीजन इसलिए भी देखें उन्होंने 27 सितंबर से उन्होंने एक मुल्क की एक बहुत बड़ी जो एक मूवमेंट स्टार्ट करने लगे थे, एहतजाज कर रहे थे, उसको भी उन्होंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी। यू कैन नॉट अफोर्ड इंस्टेबिलिटी। और गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आपका बल्कि काम जहाँ तक है कि आप बल्कि अभी एक नेशनल कॉल दें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के एक सर्कल लेवल बनाएं कि किसके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करें। और अगर मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोई ऐसी ज़रूरी है, उनके जो लीडर 2-3 मिलना चाहते हैं
क्या प्रॉब्लम है, मुझे मिलवाएं। उन कंडीशन में रखी हुई है ना कि जी वो आके तकरीर नहीं करेंगे, हाँ जी, वो बाहर आके बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एंश्योर। और आपने तो बिल्कुल ठीक बात की गई है कि नवाज शरीफ दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता को आप मुल्क से बाहर इलाज के लिए भेज दें और वो चला जाए और फिर वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए बाहर चला जाए। इमेजिन करें आप, अगर ये चीजों को देखें तो आपको हुकूमत चाहती है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाए, वहां पे धरने शुरू हो जाए, एहतजाज शुरू हो जाए, जो अविनाश 27 सितंबर को कर रहे थे। तो व्हाट मैसेज बी सेंडिंग टू द वर्ल्ड को, दुनिया को इस वक्त ये मैसेज आना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तानी मुसल्लह फौज, दे आर ऑल वन, दे आर स्टैंडिंग यूनाइटेड लाइक द वे दे डिड इन मनकाब के अंदर, ताकि दुनिया को पता चले कि इस कौम को कोई जो है ना नैरेटिव या फिफ्थ जनरेशन वॉर का अटैक नहीं हो सकता। उनका अटैक यही है दुश्मन का कि आप फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो, उसके बाद आप फौज को कमजोर करो और अपने मकासद पूरे पर करना चाहते। तो हमें तो ये चीजें आपको अल्लाह ने आपको मौका दे दिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपकी राय मैं लेना चाहूँगी कि क्या कहेंगे आप, ये जो हुकूमती फ़ैसला आया है, जो उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आता है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करना है और अब हुकूमत की तरफ से ये नज़रसानी की दरख्वास्त दायर हो जाना, सर आपको नहीं लगता कि गुडविल जेस्चर दिखाना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती की फिजा पैदा करने के लिए ये मौका जो मिल रहा है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने इसको चैलेंज किया अदालत में, अगर वो कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया है, और मैं नहीं समझता कि वो टेक्निकल ग्राउंड इतनी साउंड होंगी जितनी ये डिसीजन साउंड है। अलबत्ता ये उम्मीद करता हूँ कि दूसरा फरीक इस जो सहूलत है और जो तबी बुनियादों की बुनियाद पर की गई है, इसका नजायज फायदा नहीं उठाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये सहूलत दी है बल्कि उसने सब कुछ शराइत भी आयद की हैं, तो उन शराइत का भी एहतराम करेगा। बिल्कुल सही। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो फैसला आया कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, दबाव किसकी तरफ ज़्यादा था? हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खासी खुश नज़र आई, हुकूमत ने अपेरेंटली खुशी का इजहार किया क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें किसी चीज़ का डर या खौफ नहीं है। लेकिन तलाल चौधरी साहब आज ये कहते हुए नज़र आए कि इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बिल्कुल वैसी आई हैं जिस तरह पाकिस्तान के किसी भी एक नौजवान की आती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्हें अस्पताल मुंतकिल भी किया जाए। एक पटिशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट, उसका एक फैसला है और फैसला हतमी नहीं है। सही। एक सर्टेन चीज के लिए उन्होंने फैसला किया है कि दरखास्त गुजार को तभी सहूलत दीजिए। अलबत्ता एक बात है, नया प्रेसिडेंट सेट होगा कि पहले किसी भी कैदी को अंडर ट्रायल या सजा याफ्ता कैदी को जो ट्रीटमेंट है वो सरकारी हॉस्पिटल में दिया जाता था। सही। इस दफा सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका दिया है कि ये अगर मरीज के लवाकिन चाहें तो किसी इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करा सकते हैं। एक नई चीज मुझे नजर आई है इस जजमेंट में। बाकी जो उन्होंने फैसला किया है, अगर ये प्रेसिडेंट सेट होता है तो आपकी राय क्या है? क्या ये जस्टिफाइड है? ये इट्स नॉर्मल? व्हाई नॉट? देखना, इनको एक और भी मौका दिया गया, बाकी कैदियों को भी अब दिया जा रहा है जी कि अगर कैदियों के लवाकिन खाने के पैसे जमा करवा दें जी तो वो ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये सवाल भी मैं आपसे करना चाहूँगी, इस्लामाबाद में कुछ खामोश राब्ते हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकज़ई का राब्ता हुआ है, क्या नई सफ़बंदी बन रही है? क्या फासले आ रहे हैं पीपल्स पार्टी और हुकूमत में? तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है जो मैंने पहले फैसला आपको पहला फिक्र यही कहा है कि जितनी यूनिटी की आज जरूरत है पाकिस्तान में, विद इन दी पाकिस्तान, इतनी शायद माजी में नहीं थी। क्योंकि देखें हमारे दो बॉर्डर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे जो बॉर्डर है केपीके का, वो बिल्कुल हॉस्टिलिटी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाबर डोगर साहब, बिलावल भुट्टो की बात हो रही है तो सवाल आपके सामने रख देती हूँ। ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, फिर हुकूमत से बड़े शिकवे कर रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं कि इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है, फिर उन्होंने कहा है कि मनाने के लिए, इख्तलाफात दूर करने के लिए कोई राब्ता भी नहीं किया जा रहा है, ये बैकडोर क्या चल रहा है?
देखें, बिलावल भुट्टो जो है वो अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और राजा नासिर अब्बास से मिले हैं और उस समय जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, दो बड़े पॉइंट्स हैं। पहली बात ये है कि कश्मीर के हवाले से, उनके कश्मीर इलेक्शन के हवाले से बिलावल भुट्टो की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी और ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन की शफाफियत पे कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। और इस सिलसिले में चौंका नून लीग जो है उन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने रिगिंग की है। तो वो पीटीआई से ये चाहते हैं कि इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से असम्बली में जो भी लेजिस्लेशन हो वो उसमें उनको सपोर्ट करें। और जो दूसरी बड़ी चीज़ थी वो ये चाह रहे थे कि पीटीआई जो है वो असम्बली की कमेटियों में वापस आए, पार्लिमानी कमेटियाँ जो हैं उसमें आए, पार्लिमानी सियासत में वापस आए और एहतजाज का जो रास्ता छोड़ के वो पार्लियामेंट के अंदर एक मौसर आवाज़ बने। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जो हैं, जो भी अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, इस हद तक ये सामने आई हैं कि बिलावल भुट्टो ये चाह रहे हैं कि पीटीआई असम्बली के अंदर फ़ाल हो। अच्छा। लेकिन इशू ये है कि ये सारे जो मामलात हैं, कमेटियाँ जो छोड़ी गई या पीटीआई जो पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ एक्टिविटी है वो उसकी महदूद है, उसका सब चीज़ों का फैसला जो है इमरान खान साहब ने करना है। खान साहब के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि चकजई साहब या राजा नासिर अब्बास साहब के पास ऐसा मैंडेट है कि वो ये फैसला कर ले कि ठीक है जी कि हम कमेटियों में वापस आ जाएंगे, या फिर ये है कि वो ये फैसला कर लें कि हम पीपल्स पार्टी के साथ ये इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से आगे चलेंगे। हाँ जी। ये सारी चीज़ें पीटीआई के अंदर ये जो सारे डिसीजंस हैं ये खान साहब ने लेने हैं। तो देखें अब आगे चलते कि क्या होता है, लेकिन बाल ये एक गुडविल जेस्चर है कि वो अपोजिशन के पास गए, उससे बातचीत की और वो ये चाह रहे हैं कि अपोजिशन जो है वो एक फाल पार्लिमानी रोल जो है वो अदा करे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर अपोजिशन एक फाल पार्लिमानी रोल अदा करती है, मौलाना साहब भी इसका हिस्सा बन जाते हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? देखें, ये एक बहुत वैसे भी जरूरी है कि जमहूरियत में एक स्ट्रांग हुकूमत की पार्टी होती है और एक स्ट्रांग अपोजिशन होती है। और अगर अपोजिशन में इस वक्त पीटीआई और उसके बाद पीपल्स पार्टी मिलके एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाते हैं तो इट विल बी गुड चेक ऑन गवर्नमेंट की पॉलिसी के। गवर्नमेंट देखें इकोनॉमी के अंदर कोई इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर रही है। आपके सामने जो पेट्रोल पे जा रही है, गैस की प्राइस जा रही है, सोलर की प्राइस जा रही है, महंगाई के हाल देख लें। इसको देखते हुए आपने जो कुछ करना था मार के हक में दुनिया में अपने नाम रोशन कर दिया। बट नाउ प्रॉब्लम ये कि आपको अपने घर को ठीक करना है। घर को ठीक करने की सबसे पहले इकोनॉमी है। इकोनॉमी है, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बेहतर करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कंडूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। आपने अभी सऊदी अरब से मुआहदा किया, तुर्की से मुआहदा किया, कुवैत से मुआहदा कर, इंडिफाई मुआहदे। इसके लिए जब वहां से अगर सऊदी अरब से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है एंड यू वांट टू एक्सपेंड इकोनॉमिकली और मिलिटरी हार्डवेयर बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल कंसेंसस होने की जरूरत है। आप ये बात बहुत दुनिया ही देखती है। इस वक्त इस तरह के आप असेंबली में जाएं, मतलब मैं तो कहूँगा जो भी एक दूसरे पे इल्जाम लगाने धांधली के जी उसने ये कर लिया, Why don't you go and put a resolution कि जी मुल्क में बायोमेट्रिक सिस्टम लेकर आए। अभी 2 साल पड़े हुए हैं ना, आप बायोमेट्रिक सिस्टम लाए, वन और जो भी बाई इलेक्शन होते हैं उनमें उसको इस्तेमाल करके रिहर्स करके देखें कैसे चलता है, ठीक चलता है, इम्प्लीमेंट करें ताकि ये चीजें सब खत्म हो जानी चाहिए ऐसी चीजें और इसको आगे लेके चले। अब वो वक्त गुजर चुका है कि आप वही पुराने जमाने की पॉलिटिक्स पे चल रहे हैं। एक इल्जाम, इलेक्शन, एलिगेशन, एलिगेशन, आप बायोमेट्रिक लेंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देयर नो प्रॉब्लम। आप एक दो बाई इलेक्शन को इस्तेमाल करें, देखें वर्केबल है, देन गो फॉर इट। बिल्कुल सही। ये जो सूरत हाल बन रही है बाबर डोगर साहब, आने वाले दिनों में हम क्या देखेंगे कि जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो हुकूमत पर ज़्यादा होगा या अपोजिशन पर? देखिए, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मुल्क में इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का सीवियर क्राइसिस है, इकोनॉमिकली मुल्क नीचे जा रहा है। यहाँ पर 40% से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, महंगाई गवर्नमेंट से काबू नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो है बाहर जो अचीवमेंट्स हैं उनको, ये जो सारी आपने जो मीडिएटर का रोल प्ले किया, आप जो डिफेंस पैक कर रहे हैं, जो सऊदी अरब को ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, बाकी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, ये सारा कुछ उस वक़्त तक ट्रांसलेट नहीं हो सकता जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होता।
अभी आपको लगता है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? कोई इन हालात में जो पाकिस्तान में है, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार होगा? तो ये सारी चीज़ें जब तक आप अपना घर ठीक नहीं कर लेते, जब तक घर का सिस्टम ठीक नहीं कर लेते, आप जो मर्जी दुनिया में कर लें, दुनिया के मालिक पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी है, आपने इन्वायरमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर तो हालात ये हैं कि बाहर इमरान खान तो जो थे वो भी बहुत सारे वहाँ पे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट यहाँ पर आए, सऊदी के फरमानरवा यहाँ पर आए, इस गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डिग्नेटरी यहाँ पर आए, लेकिन एक MOU मटेरियलाइज आज तक नहीं हो सका। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सका, कितनी आज तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ला सके हैं, इसके बावजूद के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में आए, इतने बेतहाशा MOU थो के हिसाब से साइन हुए, लेकिन वो आगे वहीं के वहीं रह गए, फिजल आउट हो गए, उससे आगे गए ही नहीं। तो जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे, अपने घर के मामला ठीक नहीं करेंगे, दुनिया में कोई एक चवन्नी की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं करेगा। एक पॉइंट बताइएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि घर को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या ये जो हम जिन चैलेंजेस से लड़े हैं कोई और भी चैलेंज है जो ठीक करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। लोग एक खौफ है, एक डर है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या चीज़ हो जाएगी। हर आने वाले दिन के साथ एक नया शोशा छूट जाता है, एक नया ड्रामा हो जाता है। कभी सिस्टम की बातें हो रही हैं, कभी कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कभी सूबों की बातें होनी शुरू हो जाती हैं, कभी कुछ होना शुरू हो जाता है, डेडलाइन दी जा रही है। बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेज किया, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ट्रस्ट नहीं कर रहे, इवन इंटरनल जो इन्वेस्टर वो ट्रस्ट नहीं करे, तो बाहर से हम किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी? और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारी जो इकोनॉमी है वो इस तरह से ही सफ़र करेगी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हुकूमत की जो ये कह रही है कि टैक्स नेट का दायरा कार वसी करना है, लेकिन इसका बोझ किस पर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अब से कुछ देर पहले जो वफाकी वुज़रा हैं अता तारड़ साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, ईंधन की कीमतों से मुतलिक वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी तरफ से कहा है कि ओगरा ने डीज़ल सस्ता करने का फ़ैसला किया है, कुछ ही देर में ऐलान भी हो जाएगा। और कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ और अहम फ़ैसले हो गए हैं और आने वाले दिनों में अच्छी खबरें भी सामने आएंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बहुत अच्छा है कि अगर अच्छी खबरें सामने आएंगी। पहले हमने देखा कि हर रोज़ जो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है उससे आवाम बड़े ज़्यादा परेशान है, फिर हम देखते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते बाद प्राइसेस में इजाफा भी हो जाता है। इसका सारा कसूर क्या सिर्फ जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है और ईरान अमेरिका जो जंग है उस पर डाल देना दुरुस्त होगा? बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, ये टोटल गवर्नेंस है। आप मुझे एक बार बताएं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के, अगर ये 32 रुपए पर लीटर आज कम हो रहा है जी, ये एक साल पहले के लिए वाई इज 32 रुपए पर लीटर का एडवांटेज ये रिफाइनरी ने इतने अरसे से कमा रही। बात तो ये होती है कि ये अगर अपना होमवर्क करते हो ये कहें कि एक महीने में कितने लाख लीटर पर लीटर इस्तेमाल होता है, उसको 32 से ज़रब दें जी, मल्टीप्लाई 12 से ज़रब दें, साल का दें, वो कहें, वो पैसा भी रिकवर करें इनसे और फिर ये और आगे बाद इसके बाद ये करें, देन आई विल बी सेटिस्फाइड। आप ये बताइए 32 आज कम हो रहे हैं तो आज से एक साल पहले 6 महीने पहले क्यों नहीं कम हुए जी? वो द बेनिफिशियरी नंबर 1। सेकंड, डीजल और पेट्रोल को आप बेशक बढ़ा रहे हैं तो चलें, वो तो एक आम रूटीन है कि लोग, ठीक है, लोगों को मोटरसाइकिल वालों को गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, बट डीजल तो आपकी मेन बैकबोन है। एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स सब डीजल पे चलते हैं। टोटल आपकी गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल पे चलती है। आपकी टोटल जो है आपके साथ जो पैसेंजर बसें हैं, जो लोगों के आवाम है, वो उनको वहाँ जाता है। जितनी आपकी कमोडिटी आइटम है वो ये ट्रकों पर आती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। डीजल बढ़ाने की मुझे आज तक समझ नहीं आई कि व्हाई डीजल Who is responsible for it? Somebody had to be really should be rolling. 32 रुपए आप बड़ी मेहनतें करके, बड़ा उन्होंने कारनामा किया है, उन्होंने एक साल में जो 32 रुपए पर लीटर कमाई की है वो तो उनसे पैसा नहीं, then I agree कि हमने बहुत बड़ा करना। बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, इसको हम रिलेट कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो भी यही था कि छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के बाद अब काश्तकारों की बारी आ गई है। अभी डीजल के हवाले से बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे होगा।
क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि वो सेक्टर जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान हमेशा से हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन कल हमने बात की कि हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हमने डीज़ल की प्राइस को कम किया, तो फिर इतने अरसे जो ये प्राइस पे करते रहे हैं तो बेनिफिशरी कौन है इसका? फिर मैं जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे, यहाँ पे तो हालात ये हैं कि आपका बजट डेफिसिट है जी। और आप एफबीआर जो है वो लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो एफबीआर ने बजट अपने जो टारगेट्स थे उनको अचीव करने के लिए लेवी लगाकर अपने टारगेट्स अचीव किए। यानी कि एक सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल और उसका गवर्नमेंट फ़ायदा उठा के लोगों पे महंगी पेट्रोल जो है उसका बोझ डाल रही है और उसके ज़रिए से अपने टैक्स के जो हदफ हैं वो पूरे कर रही है। यहाँ पर ये हालात हैं। फिर इन्होंने जब टैक्स पेट्रोल महंगा करना शुरू किया तो इन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी ड्राइव चलाएगी, और वो भी सिर्फ चंद दिन चली और उसके बाद वो भी ख़त्म कर दी गई। सबसे बड़ा इशू ये है कि आप लोगों पे टैक्स का बोझ लाते जा रहे हैं। आप ट्रैफिक वाले जो हैं, आप देखें कि 50 अरब रुपया जो है ट्रैफिक चलान का इकट्ठा हो गया। हाँ जी। सारी ट्रैफिक जो पुलिस है वो फ्लो ऑफ ट्रैफिक छोड़ के वो सारे चलानों पे लगे हुए हैं। कभी आप पूछने वाली थी, अब ये भी फैसला हो रहा है कि अगर आप अदा नहीं करते तो फिर गाड़ियों की खरीदारी और पासपोर्ट के इजरा में भी बहुत मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। वही मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मसाइल तो बढ़ाते जा रहे हैं। आप एग्रीकल्चर टैक्स की भी बात कर रहे हैं, आप दुकानदारों से भी टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, टैक्स लेना चाहिए। गवर्नमेंट खाली टैक्स लेती नहीं है, गवर्नमेंट लोगों को फैसिलिटेट भी करती है। मेरा मतलब ये, आप डिजिटल टैक्स लेते हैं, मुझे बताएं कि आप सुबह ट्रैफिक का अपना लाइसेंस बनवाने चले जाए तो जो मसाइल आपको सामना करना पड़ेंगे वो फैसिलिटेट करना ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम नहीं है। वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां पे एजेंट और डीलर माफिया वहां पर बैठा हुआ है। लोगों को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करने को तैयार नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, वहां पर गवर्नमेंट के अखराजात देख रहे हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट के अखराजात में 1 रुपया भी कमी आई है? वहां पे अंधाधुंध जो पेट्रोल का मिसयूज हो रहा है। एक बंदा, एक ऑफिसर के पास 6 गाड़ियां हैं। आप मिनिस्टर के घरों पे चले जाए, देखें कितनी कितनी गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं और कौन कौन पूरा खानदान, पूरा टब्बर जो है वो सरकारी गाड़ियां चला रहा है, सरकारी पेट्रोल चला रहा है। नहीं करे तो आपको क्या लगे, पेट्रोल 400 का हो या 500 का हो, आपको तो पता ही नहीं है कि जिन्होंने फैसला करना है वो तो बॉदर ही नहीं करते। उनको तो पेट्रोल जो हिट ही नहीं कर रहा। हिट तो वो कर रहा है जो बेचारा जिसकी 30-35 हजार रुपया तनख्वाह है, जिसने मोटर बाइक चलानी है और सैलरी में उसके पहले गुजारा नहीं हो रहा और आगे से पेट्रोल महंगा हो रहा है। वो बेचारा पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल चलाने से गया, एक तरफ मोटर पे चलान हो रहा है और वहां पे जनाब आपकी मोटरसाइकिल नीलाम हो जाएगी। कहीं ये आ रहा है कि आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। मेरा सवाल ये है, आप यूरोप की मिसाल देते हैं, आप गल्फ स्टेट्स की मिसाल देते हैं, आप अमेरिका की मिसाल देते हैं, चाइना की देते हैं, वहां पर लोगों को भी फैसिलिटेट किया जाता है। वहां पर लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करने के लिए भी गवर्नमेंट कोशिश करती है, अपने एक्सपेंडिचर जो है वो भी खत्म करने की कोशिश करती है। यहाँ पर बेचारगी है, बेबसी है। गवर्नमेंट जो है वो उसकी तरफ जब लोग देखते हैं तो उनको करना है, लेकिन फैसिलिटी के नाम पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर हम बात हैं कि बाहर ऐसा हो रहा है, बाहर ऐसा हो रहा है, जो वहां पे रूल्स हैं वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करके तो देखें, फिर हर पाकिस्तानी जो है वो खुशी खुशी टैक्स पे करेगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़रा बात कर लेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से। कुछ दिन पहले लग रहा था मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मामला तो जूं के तू हैं। वजह क्या है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मैदान जंग है वो तो गर्म है और मुज़ाकरात की अभी कोई सूरत भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस बीच नेतन्याहू की अगर हम बात करें तो इसराइली अवाम मुसलसल जंग के बजाय सियासी और मौशी इस्तेहकाम चाहती है, क्योंकि उनकी मकबूलियत में बहुत हद तक कमी वाक़ई हुई है। ब्रिगेडियर साहब, कैसे देखते हैं आप कि ये जो इख्तलाफात हैं वाकई इन्होंने मुश्किल बना दिया है नेतन्याहू की आगे वापसी जो है उसको? नेतन्याहू जब तक लेबनान की लड़ाई और ईरान अमेरिका की लड़ाई हो रही है, जब तक नेतन्याहू का इक़्तिदार कायम है, द डे इलेक्शन ये लड़ाई खत्म, सही, नेतन्याहू की लड़ाई भी खत्म, उसका इक़्तिदार भी खत्म, उसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, उसके जेल जाएगा। और अभी भी आपकी अपोजिशन पार्टी ने एक सीट फालतू जीती है। अब इससे अंदाजा लगा लें इसकी पॉपुलरिटी क्या है। इसने इजराइल की तबाही करके रख दी है, बल्कि अब उसे पूरे मुश्तक तबाही डालने में लेके गया, जहां तक ये कि अमेरिका को ईरान को तीसरी आलमी जंग के दहाने पे लेके चला गया, जिसकी वजह से इस वक्त
अमेरिका में भी इजराइल की जो है ना वो पॉपुलैरिटी बहुत डाउन है, वहाँ की यूथ बहुत नाराज है। दे नो कि व्हाट इजराइल डन, और अमेरिका ने इजराइल की लड़ाई लड़ी है ईरान में, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बड़ा धचका, और ये धचका उनको नवंबर में इवन अमेरिकन इलेक्शन में भी नजर आएगा कि उनको नहीं हो रहा। अभी भी पूरी कोशिश की जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि अमेरिकन के अवाम जब इन जंगबंदी होती है तो वो ये पूछते हैं कि आपने लड़ाई क्यों की, हाँ जी, व्हाट हैव यू गेन्ड, आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपने क्या किया, दे हैव नथिंग टू से, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक ऑप्शन रो थ्रेट्स और पोस्टरिंग, ब्लैकमेलिंग, प्रेशर टैक्टिक्स, ये उनके पास रह गया। अभी उन्होंने कहा कि हर्मुज़ का एरिया अमेरिका की जगह है, हाँ इधर ईरान में कैलिफोर्निया में जाके कह दिया कि वहाँ हमारे ईरानी है, तो वो हम उसको क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने उसमें एरिया दिखा दिया। तो ये आई थिंक इस वक्त इन ऐलान देखें तो ये बड़े खतरनाक सिचुएशन है। पाकिस्तान और तुर्की ने, कतर ने जो काम किया है वो दुनिया नहीं कर सकी, और अभी भी कोशिश हो रही है, जंगबंदी की कोशिश की जा रही है। बट आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड अंडरस्टैंड कि दुनिया को इकोनॉमिक एनर्जी निकालने के लिए नाउ दे हैव टू कम टू द टेबल एंड फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन द टेबल। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सालसी हैं वो तो ये कोशिश भी कर रहे हैं और ये बावर कराने की भी दोनों फरीकैन को बारहा उन्होंने कोशिश की है। लेकिन बाबर डोगर साहब, क्या वजह है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नेतन्याहू, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, वो नहीं चाहता कि ये जंग रुके। बहुत खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं, कुछ माली मदद भी की है हमास और लेबनान के, हमने देखा है कि कुछ खुफिया मुलाकातें नेतन्याहू की हुई हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वाकई नहीं नेतन्याहू चाहता कि ये जंग ख़त्म हो, और कितना बेनिफिशियल है उसके लिए ये? देखें, ये जो जंग स्टार्ट हुई थी, नेतन्याहू ने सबसे पहले यही था कि उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, उस पर करप्शन के चार्जेस हैं, और अगर ये जंग ना होती तो नेतन्याहू जो था वो अब जेल में होता। हाँ जी, ये जंग अपने आप को बचाने के लिए और अपना अगला इलेक्शन सीधा करने के लिए उसने शुरू की, और उसमें इसराइलियों को ये बताया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इसराइल के लिए थ्रेट है, और उससे इसराइल के वजूद को ख़तरा है। अमेरिका को उसमें धकेला गया और ईरान पे अटैक किया गया। अब मसला ये है कि मैं ब्रिगेडियर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक ये जंग रहेगी वो सिर्फ ये चाह रहा है कि इसराइलियों को ये बताए कि मैंने एक बड़ी थ्रेट जो थी उसका खात्मा कर दिया, लेकिन वो खात्मा नहीं हुआ, अभी तक वो खात्मा नहीं हुआ। दूसरी तरफ इसराइल जो है वो सारी दुनिया में आइसोलेट हो गया। नेटो, आप देखें, उन्होंने इस जंग की शदीद मुखालफत की। हाँ, नेटो के साथ इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हुए। अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर ट्रंप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि उसने सिर्फ इसराइल के कहने पे ये जंग जो है वो अपने गले डाल ली, जो अमेरिका के गले से उतर ही नहीं रही। उसके साथ साथ खलीजी ममालिक जो हैं उनके साथ पहले ही ख़राब थे, लेकिन जिनके साथ ठीक थे उनके साथ भी इसराइल के ताल्लुकात ख़राब हो गए। इकॉनमी इसराइल की बर्बाद हुई। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग से नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। वो जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाह रहा था वो ऑब्जेक्टिव अभी तक हासिल नहीं हुए, उल्टा इसराइल को इससे दुनिया में आइसोलेट हो गया। सही। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि ये जंग जो है इसमें एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ ईरान है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं। जो हुर्मुज़ है, हुर्मुज़ पे देखिए, जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि हुर्मुज़ जो है अमेरिका का हिस्सा है, और उसके साथ साथ अमेरिका किसी सूरत में हुर्मुज़ जो है उसको खोलने पे तैयार नहीं है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें तीसरा फरीक भी है, वो है खलीज स्टेट्स, गल्फ स्टेट्स जो हैं। अब सऊदी अरब या UAE, कतर, कुवैत, ये जितने भी ममालिक हैं, ये किस तरह से ये चाहेंगे कि अमेरिका ये सारा कुछ इस तरह से छोड़ के चला जाए और इसका कोई सोल्यूशन ना हो। अल्टीमेटली हुर्मुज़ जो है वो इन ममालिक के लिए लाइफ लाइन है, और वो भी ये चाहते हैं। अच्छा, बाबर डोगर साहब, सोल्यूशन की आपने बात की, लास्ट मिनट है हमारे पास, मैं दोनों की राय लेना चाहूँगी कि ब्रिगेडियर साहब, दोनों फरीकैन को पता चल गया, ख़ासतौर पर अमेरिका को, कि इस मसले का हल जो है वो मुज़ाकरात से ही होना है। यही वजह है कि जंग से अब मुज़ाकरात की तरफ ये आ गए हैं, और जंगी फार्मूला जो है वो अमेरिका का टोटली फ्लॉप हो गया है। बिल्कुल 100%। और उसका एक ही इलाज है कि जो पहले जंगबंदी में कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाएगा और ईरान उसको मैनेजमेंट ईरान करेगा। मेरे ख्याल में 7 खलीजी ममालिक को मिला के ये आपस में अंडरस्टैंडिंग करके इसको मैनेजमेंट करें तो ये बहुत कन्वीनियंट होगा, बजाय इसके कि अमेरिका वहां पर है जिसको ना ईरान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि ये खलीजी ममालिक और ईरान मिलकर इसको मैनेज करें अच्छे तरीके, जो जिनको ये अफेक्ट करता है।
बिल्कुल सही। और अमेरिका शुड गो यानी मूव आउट करें, जाएं और क्लियर करें इसे। ठीक है बाबर डोगर साहब, लास्ट पॉइंट आपका। बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसका जो फार्मूला है वो उसी वक्त ये हल होगा जब तक खलीजी स्टेट्स जो हैं, गल्फ स्टेट्स और ईरान बैठ के इसका कोई फार्मूला हल निकालेंगे। ये नहीं हो सकता कि ईरान जो है उसकी टोटल अथॉरिटी हो और वो सारी खलीजी या गल्फ ममालिक जो है ईरान के रहमो करम पर हो। बिल्कुल ऐसे कोई बीच का रास्ता निकालना होगा अगर मामले को हम सुलझाना चाहते हैं, ईरान और अमेरिका, हम क्या ईरान और अमेरिका अगर सुलझाना चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।